श्रोताओं, मैं इसको अपना विशेष प्रिविलेज मान के चल रहा हूं कि आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक प्रस्तुत हैं और उनकी उपस्थिति को यहाँ करने में डॉक्टर मैडम मिश्रा का विशेष रोल है और उन्हीं के सौजन्य से डॉक्टर तिवारी हमारे मध्य में हैं। एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आपने 5 विषयों पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें फिलॉसफी पर आपने पीएचडी किया हुआ है। अदरवाइज ये राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हैं और दिल्ली में इस समय टीचिंग का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत स्वागत और मैडम आपका भी बहुत आभार सर। आप ऐसे ऐसे गुणी लोगों को हमारे साथ जोड़ रही हैं कि हमें लगता है कि हमारा स्टूडियो और रेडियो दोनों बहुत अधिक अपने आप में समृद्ध होते जा रहे हैं जब ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं सर्वप्रथम ये चाहूँगा, मैं और मैडम दोनों मिलकर आपसे हम प्रश्न करेंगे, बातचीत करेंगे और आपकी विद्वता के बारे में, क्योंकि आपने मुझे अभी बताया कि आप कविता लेखन में भी हैं, निबंध लेखन में भी हैं और आपने ये ट्रू मीडिया की आपने मैगजीन दी है जिसमें आपके ऊपर ये पूरे का पूरा मैगजीन जो है वो डेडिकेटेड है। बहुत बड़ी बात है और हम आपसे अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले हम बातचीत शुरू करें, आप कृपया ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन कैरियर के अनुसार देने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ जी। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश तिवारी है जी। मेरे गुरुजनों ने मेरे स्वभाव को देखते हुए जी, मेरे लेखन कला को देखते हुए, मेरे काव्य प्रतिभा को देखते हुए मुझे भावुक नाम दिया। वेरी गुड। क्योंकि मैं एक इमोशनल हूँ तो इस वजह से जो है मतलब भावुक मेरे ऊपर सूट करता है, ऐसा मेरे गुरुजन कहते हैं। जी जी। और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में हुआ, जो कि पहले फैजाबाद नाम हुआ करता था जी। अब उसका नाम अयोध्या है जी। तो अयोध्या जनपद में ग्राम तिवारीपुर है और मैं वहीं का जो है मतलब रहने वाला हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ। ओके। चूंकि अवध क्षेत्र में हम रहते हैं तो इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम जो है अवधेश रखा। क्या बात है, आपके नाम में ही जन्म स्थान, आपके सारी बातें जुड़ी हुई। बहुत अच्छी बात जी। तो वहीं अयोध्या में जन्म लेने के बाद जो है मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई वो गांव में ही हुई। उसके बाद जो है मतलब इंटरमीडिएट तक हमने जो है अयोध्या से ही किया। उसके बाद हम कानपुर आए जी। और कानपुर से जो है हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लॉ किया जी। फिर उसके बाद जो है पीएचडी किया और फिर जो है मतलब मेरी नौकरी दिल्ली में लगी तो फिर यहाँ पर हम आ गए और उस लगभग जो है 28 वर्ष हो गया दिल्ली में आए हुए। 1993 दिसंबर में मैं आया था जी और तब से अब तक यहीं पर जो है मतलब सेवा चल रही है जी। क्योंकि अध्यापक होने के नाते और सबसे मुख्य बात तो ये है कि मनुष्य यौन में जन्म लेना ही बहुत सौभाग्य की बात है और उस पर हमें जो है अध्यापक बनने का गौरव मिला, क्योंकि हम भविष्य के निर्माता हैं तो उससे और भी अच्छी बात होगी। और साथ में काव्य प्रतिभा आई मन में, कुछ लिखने लगे तो उससे जो है मतलब लगता है कि जीवन काफी कुछ सफल हो रहा है और सफल है। डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने 5 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, क्या वजह रही? एक सब्जेक्ट से आपकी तसल्ली नहीं हुई या आपकी प्यास और खोज इतनी थी कि आपको ऐसे विभिन्न विषयों को चुनना पड़ा? राजनीति शास्त्र, देन आपने फिलॉसफी, देन संस्कृत,
इन सभी विषयों पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, क्या कारण? वास्तव में शिक्षा का क्षेत्र जो है वो पूरा समुद्र है जी। और इसके लिए पढ़ने की भी कोई उम्र नहीं होती है। जब मैंने एक विषय में जो है मतलब परास्नातक किया, हाँ। तो उसके बाद मुझे लगा कि जो है अगर हमारे पास समय है और पढ़ने की इच्छा है तो आगे डिग्री लेनी चाहिए। जैसे मेरी उम्र इस समय लगभग 54 वर्ष है और मेरे पास जब मैं 5 साल का था तब से पढ़ना शुरू किया और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। इस समय भी, इस समय मैं जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से MBA कर रहा हूँ इंश्योरेंस में। तो इसके पहले जो है मतलब हर साल मेरे पास कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई डिग्री है जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो है जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा उतना ज़्यादा जो है ज्ञान हमारे अंदर आएगा। और चूंकि अभी तो हमारे पास जो है सही ढंग से देखा जाए तो एक बूंद भी ज्ञान नहीं आ पाया है, क्योंकि ज्ञान शिक्षा इतना विशाल है। और इसलिए प्रयासरत हूँ कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक पढ़ता रहूँ। बहुत सुंदर। मुक्ता जी, आप शुरुआत करें, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। हाँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी साहित्य यात्रा कहाँ से शुरू? जब मैं प्रथम कक्षा में पढ़ रहा था हाँ। तो उस समय क्या हुआ कि हम जैसे यूपी में सभी लोग जानते हैं प्राइमरी एजुकेशन में कि वहाँ के शिक्षा अधिकारी को जो है डिप्टी साहब बोला जाता है। हाँ। तो डिप्टी साहब हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि जो भी बच्चा फर्स्ट क्लास का, प्रथम का, कल जो है सेकंड क्लास की पहली कविता, क्योंकि यूपी के प्रत्येक बुक में जो है मतलब प्राइमरी एजुकेशन में शुरुआत कविता से होती है। तो जो भी बच्चा जो है कल आकर के जो है सेकंड क्लास की कविता सुना देगा उसे सेकंड में कर दिया जाएगा बिना फर्स्ट पढ़े हुए। तो लगभग 3 या 4 महीने हुए थे। तो मुझे जो है मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं गया घर और अपनी माँ से बोला कि डिप्टी साहब आए थे, उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे कविता सिखा दीजिए। तो उन्होंने, मेरी चचेरी बहन थी और सेकंड में पढ़ती थी, उनकी पुस्तक लिया और फिर मुझे वो कविता मतलब याद करवा दिया। दूसरे दिन मैं आया और मैंने वो कविता सुना दिया तो मुझे सेकंड में कर दिया गया। तो उसी समय मेरे मन में ये मतलब ये भावना जगी कि जब एक कविता केवल याद करके और मैं क्लास में आगे बढ़ सकता हूँ तो हो सकता है ये काव्य का क्षेत्र तो इतना विशाल है और इसी में अगर मैं काम करूंगा तो निश्चित रूप में आगे ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ पाने का अवसर प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, क्या आपको वो कविता का टाइटल? जी बिल्कुल, वो कविता भी मुझे पूरी याद है अभी भी इस समय कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। एक माँ अपने बच्चे को जगाते हुए कह रही हैं कि यूपी में जैसे जो है बच्चे को, बेटे को लाल कहा जाता है प्यार से, तो वही माँ अपने बेटे को जगा रही है कि तुम उठो और स्कूल जाओ। कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे अब मत सो। बहुत खूब डॉक्टर साहब, इससे ये भी साबित होता है कि आज भी आपकी मेमोरी बहुत शार्प है और बड़े अच्छे से रिकॉल किया है और उसको गायन के ढंग से भी आपने गा के बताया। आपको इस बात के लिए साधुवाद, बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे मैडम ने पूछा कि भाई आपकी साहित्यिक यात्रा कब से शुरू हुई और आप बता रहे थे कि भाई प्रथम क्लास से ही आपको ये शौक आ गया, तो आगे का थोड़ा और विस्तार करें। तो उसके बाद जब मैं जो है पढ़ रहा था जी, तो उस समय जो है मतलब स्कूल में भी कई बार जो है कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे जी। तो उस समय जो है कई बार जो है मतलब कोई भूमिका हमें भी निभाने का अवसर मिल जाता था जी। तो क्या हुआ कि एक बार जो है हमारे यहाँ जो है एक नाटक, नुक्कड़ नाटक टाइप में जो है स्कूल में जो है हुआ, डीएम साहब मुख्य अतिथि थे जी। तो उसके लिए जो है एक मैं और एक मेरे साथ में पढ़ने वाली छात्रा को जो है किसान और उसकी पत्नी का रोल दिया गया जी। और वो जब मैंने जो है वहाँ प्रस्तुति दी तो डीएम साहब इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उठ करके मुझे जो है अपना पेन दिया उपहार में। वो पेन आज भी हमने रखा हुआ है। और
वो जो रोल था और उसमें जो एक गीत था, लोकगीत है, हाँ। तो उस लोकगीत की 2 पंक्तियां हम आप लोगों को बता रहे हैं जी। कि उस समय भी मेरे मन में यही बात आई कि जब लोकगीत या कविता या गीतों के माध्यम से डीएम साहब इतने प्रसन्न हो गए कि मुझे जो है उपहार में एक पेन दिया, जी। तो जीवन में हम इससे बहुत कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि मैंने वो 2 पंक्तियां सुनाता हूँ आपको उस लोकगीत की। हाँ। किस्सा सुनाऊं तुम्हें गर्मी महीनवा, बीच दोपहरिया हाला जो तेला किसनवा, रतिया के प्रात उठ किसनवा की धनिया, कमवा बहोरी जोरी भरी लावे पनिया, गर्मी महीनवा किस्सा सुनाऊं तुम्हें गर्मी महीनवा, बीच दोपहरिया हाला जो तेला किसनवा। बहुत तो लोकगीत के माध्यम से भी हम अपने देश की पृष्ठभूमि, अपने देश के जो है मतलब जितना भी जो है आचार व्यवहार सब कुछ जो है प्रस्तुत हो जाता है। जी। तो मुझे जो है मतलब उसी समय से जी इसके प्रति रुचि आई। और फिर उसके बाद जो है अभी एक बार महाकवि नीरज जी, सब लोग गोपाल दास नीरज जी के बारे में जानते हैं जी, हमारे गीत ऋषि रहे। हाँ। और उनको देख करके, उनको सुन करके ही हम लोगों ने लिखना शुरू किया। जी। तो एक बार उन्होंने कहा था और उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आम मनुष्य तो मनुष्य की ही है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ कौन होता है उसके लिए उन्होंने 2 पंक्तियां कही थी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, अब मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। बहुत अच्छा। तो ये हमारा सौभाग्य है, मेरा खुद का सौभाग्य है कि मैं आज लेखन में हूँ, अपने विचारों, अपने भावों को प्रकट कर रहा हूँ। डॉक्टर तिवारी, आपकी बात सुन के मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि विद्यार्थी काल में आपको जिस जिस क्षेत्र में प्रशंसा मिलती है, जहां जहां आपका तारुफ आपको मिलता है, आपको लगता है कि इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी बात सुनकर आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन इंसिडेंट from my college days, when I was invited to participate in a debate, and the topic was that money is the sixth sense. मुझे आज भी याद है मेरी उस डिबेट पर जितनी वो तालियां बजी थी, सच मानिए वो गूंज अभी भी मेरे कानों से गई नहीं है। और जब भी मुझे किसी फंक्शन में बोलने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि इन सब फंक्शंस की सक्सेस का जो मूल कारण है वो वही तालियां हैं जो मैंने अपने कॉलेज डेज में सुनी। तो आपकी बात सुनकर मुझे आपके जेन्युइन भाव और उन भावों से उठती हुई आपकी साधना और रिजल्टेंटली आपके ये सारा जो आपने बयान किया है, शिक्षा के प्रति रुचि और ये सब कुछ आपका समझ में आता है, बहुत स्वाभाविक है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये साधना, ये इबादत आगे बढ़ती रहे और अपने अपने क्षेत्र में हम लोग जुगनू बनकर ही सही, लेकिन अपने आसपास के अंधकार को हम दूर करें। सर, जैसा अभी आपने बताया कि विद्यार्थी जीवन वास्तव में जो है अविस्मरणीय होता है। यस। और विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी हम शुरू करते हैं वो हमारे जब तक जीवित रहते हैं तब तक वो हमारे साथ चलता रहता है। अब सर, जैसे कविता की ही बात कर रहे हैं, तो एक बार जब मैं पढ़ रहा था, 12th क्लास में था, तो उस समय हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के लिए जो है हमारे हिंदी के प्राध्यापक ने हमसे कहा कि जो है मतलब कल हिंदी के ऊपर कुछ सुनाना है जी। तो उस समय जो है मतलब मैंने लिखा था जो कविता, वो कई बार छप चुकी है जी। बहुत सारे अखबार में, मैगजीन में। तो उसकी 2 पंक्तियां आप लोगों के साथ हम कहना चाहेंगे कि भारत माता के माथे पर शोभित सुंदर बिंदी है, सरस सरल में सरस सरल मृदु शब्दों वाली अपनी भाषा हिंदी है।
अपनी भाषा हिंदी है। शब्दों का भंडार असीमित संस्कृति की संवाहक है। देवनागरी लिपि वाली यह जन जन की मनमोहक है। राष्ट्र प्रगति में बने सहायक ऐसी भाषा हिंदी है। भारत माता के माथे पर शोभित सुंदर बिंदी है। बहुत अच्छे। तो हिंदी मेरी मातृभाषा भी है। यस। और हिंदी के माध्यम से जी मैं अपने विचारों को जितनी आसानी के साथ प्रकट कर सकता हूँ उतना किसी अन्यत्र भाषा में नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में मैं संलग्न हूँ। और एक वह दिन दूर नहीं जब विश्व की प्रतिष्ठित भाषाओं में हमारी भाषा हिंदी होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। जहाँ आप जैसे भावुक कवि और इस तरह से डॉक्टरेट करने वाले, और वो भी फिलॉसफी में, मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। जो बात आपने कही है वो डेफिनेटली बात पूरी होगी। और इसके चमत्कार हम देख ही रहे हैं कि आपके ऊपर स्पेशल एक जो है वो निकाला गया है जिसमें आपके अलग अलग रंगों को बयान किया गया है। तो हाँ प्लीज प्लीज। सर, आपको इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी शामिल किया गया है, जरा इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। किस विधा पे आपको मतलब पुरस्कृत किया गया है, शामिल किया? जैसे जो है आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं जी, और उनमें से कविता भी एक है जी, गीत भी एक है। तो मुझे श्रृंगार रस, प्रकृति का श्रृंगार जी, ईश्वर का श्रृंगार, या इस सृष्टि में जो भी चीजें हैं सब बहुत खूबसूरत है। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो सब जो है मतलब मुझे बहुत लुभाते हैं जी। जैसे अगर मैं बगीचे में गया तो वहाँ खिले हुए पुष्प जो है वो मेरे विचार से हर व्यक्ति को जो है लुभाते हैं, पसंद आते हैं जी। तो मुझे जो है श्रृंगार के प्रति शुरू से जो है मतलब लगाव रहा है जी। तो अभी मैंने जो है 101 कविताएं श्रृंगार पर लिखी। क्या बात। गीत कविताएं सब उसमें शामिल हैं, छंद भी हैं, मुक्तक भी हैं जी। तो उसको जो है मतलब देखते हुए इंडियन रिकॉर्ड्स बुक वालों ने मेरी उस जो है रचनाओं को देखा और उन्होंने चयन किया। उनका चयन का जो भी मापदंड रहा हो उसके आधार पर उन्होंने जो है मतलब मुझे अपने उस रिकॉर्ड बुक में शामिल किया और मेरठ में सम्मानित किया। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ आद्रिया मुक्ता जी भी थी और जो है काफी अच्छा रहा है। तो 101 रचनाएं एक ही विषय पर लिखने से वो मेरा रिकॉर्ड बन गया। ओके डॉक्टर साहब, आपको श्रृंगार रस की कोई मुक्तक, कोई कविता कुछ आपको अगर याद है तो वो भी साझा कीजिए। जैसे एक छोटा सा आप लोगों के समक्ष रखते हैं कि हंसती खिलखिलाती रहे जिंदगी, हंसती खिलखिलाती रहे जिंदगी, मुस्कुराहट से भरा हो कल, और सुख दुख आए चाहे जितना, जगमग करता हो हर पल, और हर स्थिति में अनुकूलन रख, बने परिस्थिति चाहे जैसी, और हंसी खुशी से भरा हो जीवन, भाव खंसता गाता चल, भाव खंसता गाता चल। तो एक जो है मतलब श्रृंगार की आप लोगों के समक्ष रखते हैं। ये था कि इत उत भटक रहा था मन जब, इत उत भटक रहा था मन जब, तुम आकर के चित्त में समाई, और प्रेम की मन में खिली फुलवारी, और विपदाओं ने मुंह की खाई, और जीवन एक सुनहरा अवसर कुछ अच्छा कर जाने का, और जो रिश्ता मन से मन का है, भाव उसने प्रीत निभाई। क्या बहुत, क्योंकि मेरा मानना है कि रिश्ते 3 तरीके के होते हैं जी। एक तो जन्म से होते हैं खून के रिश्ते जी, दूसरे वो होते हैं जो हमें हम बनाते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, लेकिन तीसरा एक रिश्ता ऐसा होता है जो मन से मन का होता है जी, जिसमें किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होता है और कोई जरूरी नहीं है कि हमारी मुलाकात हो। कई बार ऐसा होता है बहुत दूर जो बैठे हुए हैं जिनसे हम कभी नहीं मिल पाते हैं, उनसे भी जो है मतलब हमारे मन के तार जुड़े होते हैं, और हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करके एक दूसरे के समक्ष अपनी बातें कह करके शांति का अनुभव करते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रेम तो बहुत विशाल है, उसको किसी क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। और इसलिए जो है जैसा आजकल हो रहा है कि लोग लड़के लड़कियों के प्रेम को ही प्रेम मानते हैं, पति पत्नी के प्रेम को ही प्रेम मानते हैं, वास्तव में मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं हमारा सबसे प्रेम होता है
हम जानवर भी अपने घर में रखते हैं, उससे भी हमारा लगाव हो जाता है, हमें प्रेम हो जाता जी। है। तो प्रेम की परिभाषा मेरी निगाहों में बहुत अलग अलग, बहुत विशाल है। तो मेरा प्रेम जो है वो हर चीज के लिए है, और मैंने जो है लगभग प्रकृति में हर चीज पर कविताएं लिखी हुई हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब जैसे धरती को जो है मतलब नायिका और आकाश को जो है पुरुष माना जाता है जी। तो उस पर भी जो है एक बार हमने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जो है मतलब रूप मनोरम देख धरा का अंबर जो कहना चाहे। एक नायिका अपनी नायिका से, एक नायक अपनी नायिका से किस तरीके से बात कर रहा है कि रूप मनोरम देख धरा का अंबर जो कहना चाहे, और सुमन देख कर भंवरा उससे बातें जो करना चाहे। वही चाह मेरे दिल में भी है जो चाहूं मैं तुझे बताना, और भावों के उद्वेग स्वरों का गीत मैं चाहूं तुझे सुनाना। भावों के उद्वेग स्वरों का गीत मैं चाहूं। बहुत सुंदर। तिवारी जी, आपकी ये कविताएं वाकई श्रृंगार रस से किसी को भी शरबोर कर सकती हैं, उद्वेलित कर सकती हैं। मैं एक अपनी नज़म की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। स्वागत है। देखिए, लिखा कि जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात को जो उभरते हैं तेरे मानंद मेरे जहन में, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से जी को डर लगता है। मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से। एक पैरा और कहता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है। जानता हूँ बहुत ज़रफ़ की मलिका हो तुम, जानता हूँ बहुत ज़रफ़ की मलिका हो तुम, अपने चेहरे पे अपने भावों को न पढ़ने दोगी, पर अपनी नजरों को कब तक मुझसे छुपाओगी, कब तक न मेरे सामने आओगी। इसलिए कहता हूँ बिन कहे तू समझ जा उन ख्यालात को जो उभरते हैं तेरे मानंद मेरे जहन में, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से रूह को भी डर लगता है। जी चाहता है बिन कहे तू समझ जाए उन ख्यालात। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लाजवाब। जो श्रृंगार रस है अनेक रूपों में व्यक्त हो। बिल्कुल। और मैडम, मेरा ये मानना है कि एक सिटिंग में इनके साथ बात नहीं बनेगी। इनके पास इतना बड़ा खजाना है कि इनको हमें बार बार बुलाना पड़ेगा, और इनकी बात को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब ये ऑफ कोर्स थोड़ा दिल्ली से आना अपने आप में दूर पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप तिवारी साहब हमारे पास यदा कदा जब भी आपको समय मिले आप आइए, और हम आपकी बात अपने उनके सामने रखेंगे। ये मेरा परम सौभाग्य होगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और मैडम, मैं और एक सवाल हाँ, पूछना चाह रही थी सर, राष्ट्रभाषा हिंदी जो है टेक्निकल एजुकेशन देने की दिशा में अब तक सक्षम क्यों नहीं हो पाई? क्या है कि जब भारत हमारा बहुत विशाल देश है, और मेरा अपना मानना है कि भारत में जो भी संस्कृति आई वो भारत की होकर के रहेगी। हमारी भाषा धीरे धीरे विकास कर रही है। जब स्वतंत्रता हमें मिली तो चूंकि विशाल देश है, यहाँ भाषाओं का भंडार है। कहते हैं जो है 3 कोस पर भाषा बदले और 4 कोस पर पानी। तो क्या होता है कि हमारी भाषा हिंदी जो है इसका कोई पहले मानक रूप नहीं बनाया गया, फिर मानक रूप बनाया गया, और मानक रूप इतना क्लिष्ट हो गया कि वो आम बोलचाल से थोड़ा सा दूर हो गया। अब धीरे धीरे करके उसमें सुधार हो रहा है। अभी आप देखिए कि हिंदी में बहुत सारे कार्य बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गीतांजलि श्री का नाम आप लोग सब सुने हैं कि उनको बुकर पुरस्कार दिया गया, और उनका जो उपन्यास है वो हिंदी का है। अब तक हम लोग यही सुनते थे कि अंग्रेजी भाषा से या किसी और भाषा से जो है अनुवाद होकर के जो है मतलब किसी को जब पुरस्कार मिलता था तो अनुवादित किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हिंदी भाषा में लिखा हुआ उपन्यास अनेक भाषाओं में जो है अनुवादित हो रहा है। तो हिंदी बहुत तेजी से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, विकसित हो रही है। और अब तो हिंदी माध्यम से IAS भी बन रहे हैं। हिंदी माध्यम से जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी वो हैं आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, वो हिंदी के सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि हिंदी की संख्या बहुत विशाल है जो लोग समझते हैं और जानते हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब सारा काम हिंदी में होगा। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही है मैं 100% तुरंत सहमत हूँ।
और हमारे पास देखिए, आपने ओशो का साहित्य जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। आप देखिए, वो आदमी जो एक हफ्ते में लगभग 1 लाख किताबें पढ़ डालता था, उसने भी जो हिंदी विषय का चयन किया अपनी बात कहने का, हालांकि अंग्रेजी में बात करने में भी कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जिस हिंदी का वो प्रयोग करते थे वो जनभाषा, और ऐसी भाषा है जो आपको उनके भावों के साथ बहा के ले जाती है। मैंने कई बार ये सुना कि लोग उनसे प्रश्न पूछते थे कि जो ज्ञान आप हमें देते हैं, आपके सम्मुख बैठ के हमें ऐसे लगता है कि वो भीतर में उतर गया है वो ज्ञान, लेकिन जब यहाँ से हम हट जाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो हमसे हटना ही होता है। तो मैं समझता हूँ भाषा का बहुत प्रभाव रहता है, और एग्जैक्ट शब्दों का चयन करना, उसका विस्तार से वर्णन करना अपने आप में बहुत बड़ी महारत है, जिसको कम से कम ओशो के साहित्य पढ़कर मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। बाकी और जितना भी हम अध्ययन करेंगे हिंदी के, तो बहुत बड़े बड़े लेखक हुए हैं। जी जी, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा जी कि जैसे हिंदी साहित्य में जो सबसे बड़े कवि माने जाते हैं जो है गोस्वामी तुलसीदास जी जी बिल्कुल, उन्होंने जो लिख दिया यस, उसमें कोई कमी आज तक निकाल नहीं पाया है। ठीक दूसरी बात, उनकी रचनाओं को जो है आप किसी भी लय में, यस, किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, जी, गा सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा हाँ, कि ज्ञान कितना भी अपने अंदर भरा हो, जब हम उसको प्रस्तुति देते हैं, हाँ, अगर सामने वाले की समझ में जिस भाषा में आ रहा है, यस, वो महत्वपूर्ण होती है। वो महत्वपूर्ण। तो हमें जो है मतलब जो हिंदी में भी बहुत सारी बोलियां हैं, हाँ, जैसे अवधी बोली मैं बोलता हूँ, हाँ, मेरी भाषा अवधी है, हाँ, ब्रज भी है, हाँ, तो बहुत सारे कवियों ने इस पर जो है अपनी कलम चलाई है। हाँ, लेकिन मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि बोली हमेशा आम जनमानस की होनी चाहिए। तो हिंदी में भी क्लिष्टता का उपयोग कुछ लोग करते हैं कि उनको जो है उच्च कोटि का जो है लेखक या कवि माना जाएगा, हाँ, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मेरा अपना मानना है कि आप आम भाषा का उपयोग करें, आम बोली बोलें, जिससे सबको समझ में आए, और यही कारण है कि तभी वो विकास हो पाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने एक शेर लिखा हुआ था, और वो शेर ये कहता है कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाए। वाह वाह। तो बात तो ये है कि आप किसी के दिल को छूने वाली क्या बात है, वो महत्वपूर्ण है सर। वो महत्व, बिल्कुल यही चीज है, हाँ, कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, yes, और हम उसको क्या सुना रहे हैं। yes, अब किसी भूखे व्यक्ति के पास जाकर के अगर हम जो है मतलब उसको ज्ञान की बातें बताएंगे तो उसके दिमाग में नहीं आएगा, पहले उसको भोजन चाहिए, तो जो उसकी आवश्यकता है वो देना चाहिए। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है 2020 वाली, हाँ, उसमें यही किया गया है कि मातृभाषा पर जोर दिया गया है जी, कि जो है मतलब जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन हो वो मातृभाषा में। हाँ, तो डॉक्टर साहब सच बात है, हमारा मन तो ये कर रहा है कि आपसे प्रश्न पूछते जाएं और आप इसी लयबद्धता से उनके उत्तर देते जाएं, लेकिन हम अपने इस लालच को यही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पुनः हमारे पास आएं और हम और अच्छे ढंग से आपके बारे में जानें, आपकी बातचीत करें। आज आप अपनी कविता की पुस्तकें भी नहीं लाए हैं, मेरा अनुरोध रहेगा आप अगली बारी वो भी लेके आइएगा, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। और मेरा ये मानना है कि आप हमारे यहाँ आते रहेंगे तो हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत अधिक लाभान्वित महसूस करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप आए, विशेष तौर पर इतनी दूर से आप आए, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे लिए जो है बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आपका आशीर्वाद मिला। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार जी। और मेरे लिए ये बहुत ही गौरव के पल है जी, और यादगार है कि हमें आपके साथ आपसे बातचीत करने का
अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।